हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल बैक टू बुक्स में, जहां हम वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स को आपके सामने आपकी अपनी भाषा यानी कि हिंदी में लेकर आते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक सीरीज की तीसरी किताब द रिटर्न ऑफ द किंग का छठी वॉल्यूम का 8वां अध्याय। अगर आपने हमारी पिछली किताबें नहीं सुनी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का यह अध्याय। भाग 6 अध्याय 8 द स्काउरिंग ऑफ द शायर। रात हो चुकी थी। बारिश में भीगे और थके हुए यात्री जब आखिरकार ब्रांडीवाइन पुल पहुंचे तो रास्ता बंद मिला। पुल के दोनों सिरों पर नुकीले फाटकों के पीछे नए उदास घर खड़े थे, शायर की आत्मा से बिल्कुल अलग। उन्होंने फाटक पीटा। जवाब में अंधेरे से आवाज आई, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध है, लौट जाओ। सैम झुंझलाया। अंधेरे में नोटिस कैसे पढ़े? अगर शायर के हॉबिट्स को यूं बाहर खड़ा रखा जाए तो मैं खुद उसे फाड़ दूंगा। तभी सींग बजा, बत्तियां बुझीं और लालटेन लिए हॉबिट्स निकले। मैरी ने एक को पहचान लिया। हाँ हैवर्ड, मैं मैरी ब्रांडीबक हूं। ये सब क्या हो रहा है? बूढ़ा हॉब चौंका। मालिक मैरी, तो आप जिंदा हैं। कहते थे आप मर गए। तो फाटक खोलो, मैरी ने सख्ती से कहा। आदेश हैं, हॉब बोला। किसके? चीफ के, बैग एंड का। फ्रोडो ने ठंडी हंसी हंसी। मतलब लॉर्ड ऑफ चीफ कहलाता है। अब बहुत हो गया। भीड़ सिहर गई। किसी ने फुसफुसाया, शोक मत करो, चीफ का बड़ा आदमी जाग जाएगा। हम उसे ऐसे जगाएंगे कि याद रखे, मैरी बोला और नोटिस फाड़कर फेंक दिया। मैरी और पिपिन फाटक पर चढ़े। तभी भारी कद का आदमी निकला। हटो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। तलवारों की चमक देखकर वह ठिठका। बिल फर्नी, मैरी ने कहा, फाटक खोलो और कभी लौट कर मत आना। डरा हुआ बिल भागा और टट्टू की लात खाकर अंधेरे में गुम हो गया। अंदर का पहरे घर सूना और बदसूरत था। दीवारों पर नियमों की भरमार थी। पिपिन ने कागज फाड़ दिए, आग में ज्यादा लकड़ी झोंक दी। न बियर न तंबाकू, सैम बड़बड़ाया। लगता है काम और मुसीबत बाकी है। सुबह तय हुआ कि सीधे हॉबिटन जाया जाएगा। रास्ते में धुआं उठता दिखा, जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। शाम को फ्रॉगमॉर्टन पहुंचे तो सराय के बजाय बैरिकेड मिला। शेरिफों ने रास्ता रोका। आप गिरफ्तार हैं, फाटक तोड़ने, नियम फाड़ने और पहरेदारों को खाना खिलाने के जुर्म में। फ्रोडो ने शांत स्वर में पूछा। और कुछ? शेरिफों के सरदार ने कहा। इतना काफी है, आगे चलो। सैम मुस्कुराया। अगर चाहो तो मैं और भी जोड़ सकता हूं। अपने चीफ को गालियां देना, उसकी शक्ल पर मुक्का मारने की इच्छा और यह कहना कि तुम सब मूर्ख लगते हो। इस पर शेरिफ झेप गए और तभी फ्रोडो और उसके साथी जोर जोर से हंस पड़े। फ्रोडो बोला, यह सब बकवास है। मैं जहां चाहूंगा जाऊंगा। मैं बैग एंड जा रहा हूं, मगर तुम साथ आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। आखिरकार उन्हें गांव के शेरिफ हाउस ले जाया गया। रास्ते में सैम ने अपने पुराने परिचित रॉबिन स्मॉलबरो को पहचान लिया। सैम ने धीरे से कहा, शर्म नहीं आती? इन लोगों के लिए काम कर रहे हो। रॉबिन ने उदास स्वर में कहा, क्या करूं सैम, अब किसी को कुछ करने की आजादी नहीं। चीफ के आदमी सब पर नजर रखते हैं। जो बोले उसे लॉक होल्स में डाल देते हैं। मेयर तक को उठा ले गए। अगले दिन वे बॉयवॉटर की ओर चले गए। यह दृश्य अजीब था। शेरिफ आगे आगे अकड़ कर चलते और पीछे फ्रोडो, मैरी, पिपिन और सैम हंसते गाते घोड़े पर सवार थे। मैरी ने चेतावनी दी, ठीक से चलो वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। लंबे सफर के बाद शेरिफ थक कर रुक गए और हॉबिट आगे बढ़ गए। सैम ने पीछे मुड़कर कहा, ग्रीन ड्रैगन के बाहर मिलेंगे, याद है ना?
शाम ढलते ढलते वे बाय वाटर पहुंचे और यहीं उन्हें पहला गहरा झटका लगा। घर गायब थे, बाग उजड़े हुए थे, पेड़ कट चुके थे। जहां सुंदर हॉबिट होल हुआ करते थे, वहां बदसूरत नए मकान खड़े थे। दूर बैग एंड की ओर एक ऊंची ईंटों की चिमनी से काला धुआं उठ रहा था। सैम का दिल टूट गया। वह कांपती आवाज में बोला, मैं अभी जाता हूं मिस्टर फ्रोडो। मुझे अपने गाफर को देखना है। यह सब मैं सहन नहीं कर सकता। मैरी ने धीरे से कहा, पहले यह जान लेना चाहिए कि हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं सैम। लगता है चीफ अपने पास गुंडों की टोली रखता होगा। लेकिन बाय वाटर में हर घर बंद था। कोई उनका स्वागत करने नहीं आया। जब वे ग्रीन ड्रैगन पहुंचे तो उसका कारण उन्हें समझ में आ गया। सराय की दीवार से टिके आधा दर्जन बदसूरत आदमी खड़े थे। पीली आंखें, कठोर चेहरे, हाथों में डंडे। एक ने रास्ता रोकते हुए कहा, किधर जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारे वे शेरिफ कहाँ हैं? मैरी ने शांति से जवाब दिया, आ रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए होंगे। हमने यही इंतजार करने को कहा गया है। गुंडा हंसा। मैंने कहा था इन छोटे बेवकूफों पर भरोसा मत करो। शार्की को सुनना चाहिए था। फ्रोडो ने शांत स्वर में कहा, मैं मिस्टर लोथो से मिलने जा रहा हूं। शायद उन्हें तुम्हारी योजना में दिलचस्पी हो। गुंडे ने ताना मारा, लोथो सब जानता है और अगर कोई बॉस परेशानी दे तो हम उसे बदल देते हैं। तभी फ्रोडो ने सख्ती से कहा, तुम्हारी खबरें पुरानी हैं। डार्क टावर गिर चुका है। गोंडोर में अब राजा है। तुम्हारा मालिक भिखारी बन चुका है। यह सुनकर गुंडा हंसा और फ्रोडो के चेहरे के सामने उंगलियां चटकाईं। अब पिपिन से रहा न गया। उसने अपना चोगा पीछे किया। उसकी तलवार चमकी। मैं राजा का दूत हूं। वह गरजा, घुटनों के बल माफी मांगो वरना तलवारें तुम्हें सिखा देंगी। मैरी और सैम भी तलवारें खींचकर आगे बढ़ चुके थे। गुंडे घबरा गए। वे पलटे और भाग खड़े हुए, भागते भागते सींग फूंकते हुए। मैरी ने कहा, हम ठीक समय पर लौटे हैं। फ्रोडो उदास होकर बोला, शायद लोथो को बचाने के लिए बहुत देर हो गई है। अब छिपने का समय नहीं। शायर को जगाना होगा। मैरी ने दृढ़ स्वर में कहा। वह बीच गांव पहुंचा और रूहान का सींग फूंक दिया। उसकी पुकार पहाड़ियों तक गूंज उठी। दरवाजे खुलने लगे, कुत्ते भौंके, लोग दौड़ पड़े। सैम कॉटन के खेत की ओर भागा। वहां किसान कॉटन अपने बेटों के साथ कुल्हाड़ियां लिए खड़ा था। कौन हो तुम? उसने पुकारा। मैं सैम हूं, सैम गैम जी, लौट आया हूं, सैम ने कहा। किसान ने ध्यान से देखा और बोला, आवाज वही है। लगता है दूर दराज की दुनिया देख आए हो। हमें लगा था तुम मर गए। सैम ने सिर उठाकर कहा, नहीं, और मिस्टर फ्रोडो भी जिंदा है और अब शायर उठ खड़ा हो रहा है। हम इन गुंडों को और इनके चीफ को भी शायर से बाहर निकालने जा रहे हैं और यह काम हम अभी से शुरू करेंगे। किसान कॉटन खुशी से चिल्लाया, बहुत बढ़िया, आखिरकार शुरू तो हुआ। मैं पूरे साल इंतजार करता रहा। चलो लड़कों, बॉय वाटर उठ खड़ा हुआ है। सैम ने चिंता से पूछा, और मिसेस कॉटन और रोजी? निब्स उनके साथ हैं। किसान बोला। सैम घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर रोजी खड़ी थी। सैम, वह बोली, कहाँ थे तुम? लोग कहते थे कि तुम मर गए, पर मैं बसंत से इंतजार कर रही थी। सैम झेप गया। शायद देर हो गई अब, पर अब जल्दी है। मुझे मिस्टर फ्रोडो के पास लौटना होगा। रोजी ने मुस्कुरा कर कहा, तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। जब सैम लौटा, पूरा गांव जाग चुका था। 100 से ज्यादा मजबूत कुल्हाड़ियां, डंडे और धनुष लिए हुए हॉबिट जमा हो गए। आग जलाई गई, क्योंकि आग जलाना अब नियमों के खिलाफ था। शेरिफ आए तो हैरान रह गए। ज्यादातर ने अपनी टोपियां उतार फेंकी और विद्रोह में शामिल हो गए। फ्रोडो ने पूछा, कितने गुंडे हैं? कॉटन बोला, पूरे शहर में शायद 300। बॉस के पास हमेशा 20 रहते हैं।
अब असली चीफ कोई और है, शार्की। शार्की? मैरी ने दोहराया। हाँ, कॉटन ने कहा, वही सब कुछ नष्ट करवा रहा है। पेड़ काटना, घर जलाना, नदियां गंदी करना, यह लोथों का काम नहीं लगता। पिपिन जोश में बोला। मैं टकबर हो जा रहा हूं, टूक लोग आ रहे होंगे। वह घोड़े दौड़ा कर निकल गया। मैरी ने सींग बजाया। लोग जोश में भर गए। फ्रोडो ने सबको चिताया, कोई हत्या नहीं, अगर टाला जा सके तो किसी की जान नहीं ली जाएगी। रात को गुंडे आए, 20 के करीब। रास्ता रोक दिया गया। वे हंसते हुए बोले, घर जाओ, नहीं तो लॉक होल्स भेज देंगे। वे आगे बढ़े और तभी समझ पाए कि वे घिर चुके हैं। करीब 200 हॉबिट अंधेरे से निकल आए। मैरी आगे बढ़ा। हथियार डाल दो, भागने की कोशिश की तो तीर चलेंगे। गुंडों के सरदार ने हमला किया और 4 तीरों से वह वहीं ढेर हो गया। बाकी गुंडों ने हथियार डाल दिए। उन्हें बांधकर उसी झोपड़ी में कैद कर दिया गया जो उन्होंने खुद बनाई थी। कॉटन बोला, काम तो आसान निकला, बस एक आवाज चाहिए थी। सुबह तक हालात बदल चुके थे। टकबरों से संदेश आया, पूरा टूक देश उठ खड़ा हुआ है। फिर खबर आई, वे मीट से 100 के करीब गुंडे आ रहे हैं। लेकिन टूक लोग समय पर पहुंच गए। मैरी ने योजना बनाई। जब गुंडे बाई वाटर रोड पर मुड़े, आगे बैलगाड़ियां उलटकर रास्ता बंद था। पीछे भी रास्ता बंद हो गया। ऊपर से मैरी की आवाज आई, तुम जाल में फंस चुके हो, हथियार डाल दो, जो भागेगा मारा जाएगा। अब गुंडे डरकर झुकने वाले नहीं थे। कुछ ने हथियार डाले, लेकिन उनके ही साथियों ने उन पर हमला कर दिया। कई गुंडे बैलगाड़ियों पर टूट पड़े। कुछ वहीं मारे गए, कुछ भाग निकले। पर हॉबिट शिकारी हर ओर फैले हुए थे। बाई वाटर की लड़ाई भयानक हो गई। कुल मिलाकर लगभग 70 गुंडे मार दिए गए और 12 कैद हुए। 19 हॉबिट शहीद हुए। यह बाई वाटर की लड़ाई थी, शायर की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई। फ्रोडो इस लड़ाई में था, पर उसने तलवार नहीं उठाई। वह बस इतना करता रहा कि जो हथियार डाल दें उन्हें मारा न जाए। लड़ाई के बाद फ्रोडो ने थके स्वर में कहा, अब समय आ गया है चीफ से निपटने का। वे बैग एंड की ओर चले। रास्ते भर उजाड़ ही उजाड़ था। कटे पेड़, गंदी मिल, बदबूदार पानी, नए बदसूरत मकान। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो सैम चीख पड़ा, उन्होंने पार्टी ट्री को काट डाला। वह रो पड़ा। तभी टेड सैंडीमैन हंसता हुआ बोला, पसंद नहीं आया सैम, अब शायर में काम होता है। मैरी ने ठंडे स्वर में कहा, हम तुम्हारे बॉस को हटाने जा रहे हैं, उसके आदमी निपट चुके हैं। मैरी ने चांदी का सींग बजाया। उसकी पुकार पर हॉबिट घरों से बाहर निकल पड़े और बैग एंड की ओर उमड़ आए। अंदर सब गंदगी और बदहाली थी। मैरी बोला, लोथो कहां छिपा है? तभी पीछे से ठहाका गूंजा। दरवाजे पर सारुमान खड़ा था। फ्रोडो चौंका। शार्की? सारुमान हंसा। हाँ वही, मैंने सोचा जब तुम लौटोगे तो तुम्हारा घर भी मेरी तरह उजड़ा मिलेगा। फ्रोडो ने शांत स्वर में कहा, तुम पर दया आती है, अब जाओ और कभी वापस मत आना। भीड़ से आवाजें उठी, मार दो उसे, मार दो उसे। सारुमान ने डराने की कोशिश की। मुझे मारोगे तो शायर सदा के लिए सूख जाएगा। फ्रोडो ने दृढ़ता से कहा, वह झूठ बोल रहा है, उसके पास अब कोई शक्ति नहीं, बदले से कुछ नहीं सुधरता। जाओ सारुमान। सारुमान मुड़ा। तभी उसने छिपा चाकू निकाला और फ्रोडो पर वार किया, लेकिन उसके मिथ्रिल कवच ने वार रोक लिया। सैम तलवार खींचकर आगे बढ़ा। नहीं सैम, फ्रोडो बोला, उसे मत मारो, वह कभी महान था, अब गिर चुका है, पर मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। सारुमान की आंखों में घृणा और हैरानी की मिलीजुली भाव था। तुम बहुत बदल गए हो हॉबिट, यह कहकर वह चला गया। तभी वॉर्मटंग अचानक पलटा और उसने सारुमान का गला काट दिया। 3 तीर चले और वॉर्मटंग वहीं ढेर हो गया।
सारुमान के शरीर से धुएं जैसी छाया उठी, पश्चिम की ओर मुड़ी और हवा में घुलकर मिट गई। फ्रोडो ने दुख से कहा, युद्ध का यही अंत है। सैम ने भारी आवाज में कहा, अंत तब होगा जब हम यह सब ठीक कर लेंगे। इसमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगेगी। तो दोस्तों, आपको आज का अध्याय कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए यू हैव टू कम